ओके तो बच्चों 4A24 इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे बच्चों समझते हैं। फोर ए 24 हाँ बच्चों देखना, bob of a pendulum was released from horizontal position. The length of pendulum is 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है कोई नहीं। बच्चों मुझे बताओ, अभी जो मैंने लास्ट टर्म का होमवर्क दिया था उसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो। बोलो बच्चों, किसी को भी कहीं कोई डाउट हो, हाँ पूछ लो आराम से, कोई नहीं मैं बता देता हूँ। 24 ना, ठीक है। देखो, ए बॉब ऑफ पेंडुलम वाज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लेंथ 10 मीटर है, 10% एनर्जी वो खर्च कर रहा है, तो स्पीड बतानी है। तो देखो यहां से हमने छोड़ा, ऐसे आ गया, तो मान लो ये L है, तो ये L है, तो ये नीचे कितना आया mgl, उसका 10% इसने खर्च कर दिया तो बचा 90%, मतलब 0.9। वो किस में जाएगा, काइनेटिक में, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब 2gl इंटू 0.9 यानी कि 1.8gl का अंडर रूट, मेरे हिसाब से इससे आ जाना चाहिए। समझ गए ना क्या किया मैंने? जैसे mgl होना चाहिए लेकिन 10% उसने नुकसान कर दिया, तो उसका 10% नुकसान हो गया तो 90% बचा, 90% यानी कि 0.9 उससे अपनी स्पीड आ जाए। चेक करो कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है। ओके बच्चों, और बोलो अगर कोई कंफ्यूजन। 4B का फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ, ओके बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एम को फेंका है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, पोजीशन A, जस्ट सफिशिएंट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि बच्चों रूट 5gr से फेंका है, ठीक है। द एंगल थीटा एट विच स्पीड आधी हो जाए, तो बच्चों एंगल बताना है जब स्पीड आधी हो जाएगी। तो बच्चों 5gr अपनी स्पीड है, देखना रूट 5gr की आधी, यानी कि बच्चों 5/4gr, यानी कि 1.25gr चाहिए। इतना क्लियर है? अब बच्चों लॉजिकली सोचो, हमें 1.25gr चाहिए, तो हमें कुछ रिजल्ट्स पता है कि यहाँ कितनी होती है, रूट 3gr, तो 90 से तो ज़्यादा ही आएगा, और यहाँ होती है रूट gr, तो 180 से कम आएगा, क्योंकि यहाँ 1gr और यहाँ 3gr, तो 1.25 मतलब इधर कहीं आना चाहिए, तो यहाँ मतलब यहाँ कुछ होना चाहिए। तो एक तरीके से बच्चों 90 और 180 के बीच में एंगल होना चाहिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखें तो π/4 वो तो गलत है, π/4 से π/2 वो भी गलत है, क्योंकि 90 से तो बड़े ही एंगल आ रहा है। फिर π/4 से 3π/4 वो हो सकता है, वो हो सकता है, सोचेंगे। 3π/4 से पाई वो भी हो सकता है, वो सोचेंगे। तो बच्चों हम एक काम करते हैं कि 3π/4 अपने लिए एक बेंचमार्क मान लेते हैं, उस पर स्पीड निकाल लेते हैं, 3π/4 पे निकाल लेते हैं, उससे अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 3π/4 मतलब यहाँ से 45 एंगल, यहाँ से 45 एंगल, मतलब ये हाइट हो जाएगी r/√2। तो मैं इस हाइट पे स्पीड निकाल रहा हूँ, तो बच्चों चाहो तो यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे रूट 3gr पता होती है, तो v स्क्वायर u स्क्वायर 3gr, यहाँ से यहाँ लगा रहा हूँ या यहाँ से यहाँ लगाओ फर्क नहीं पड़ता, -2g, और हाइट कितनी लोगे, r/√2, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू निकालता हूँ तो 3gr माइनस √2gr, √2 होता है 1.4 और ये 3,
तो ये आ गया 1.6 GR। तो 1.6 GR, हमें तो 1.25 चाहिए, तो वो उसके और ऊपर मिलेगी। तो यानी कि अपने पास जो सी ऑप्शन था वो भी गलत हो गया, सी ऑप्शन था वो भी गलत हो गया। अपने पास अब केवल डी ऑप्शन बचा, अपने पास अब केवल डी ऑप्शन बचा। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? डी। चेक करो कहीं कोई दिक्कत लग रही, समझ गए ना? तो हमने अपने पास जो डेटा होता है उससे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, एक ऑप्शन में कंफ्यूजन था तो हमने 3π/4 का चेक कर लिया। और बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत लग रही हो? चले बच्चों आगे भी, ठीक है। अब बच्चों जो लास्ट टाइम पे हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसको फास्टली बता के फिर हम उस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना? बाकी कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो आप में से कोई ग्वालियर के बाहर का भी है क्या? तुम कहाँ से हो? तो सतना से यहाँ कैसे? और कौन है बाहर से? तुम कहाँ से हो? नर्मद, अच्छा शिवपुरी में पड़ता है। तो आप लोग मेरे हिसाब से कुछ रूम या हॉस्टल लेके रहते हो। ओके, हाँ मैं क्या डिस्कस करने वाला था, सी। तो देखते हैं बच्चों, सतना यहाँ से कितना दूर पड़ता है लगभग? हाँ 350। ट्रेन चलती है डायरेक्ट? ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं, समझो। होमवर्क बच्चों हमने डिस्कस कर लिया, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम थे। बच्चों बताओ इसमें किस पॉइंट पे स्लोप जीरो है? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होंगे। तो स्लोप जहां जीरो हो या जहां फोर्स जीरो, फोर्स बच्चों क्या था? माइनस का du/dx, वहां इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये किस तरह की इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल, ये न्यूट्रल। तो बच्चों डिस्प्लेस करने पे उसी डायरेक्शन में फोर्स हो तो अनस्टेबल, अपोजिट फोर्स हो स्टेबल, और फोर्स जीरो रहे तो न्यूट्रल। क्लियर है? टेक्निकली ये है। वैसे इस ग्राफ का मैक्सिमा अनस्टेबल, मिनिमा स्टेबल, और ये वाला न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, ये मैंने बता ही दिया था। उसके अलावा बच्चों लास्ट में मैंने ये बताया था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो जब ये मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये आई, काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम काइनेटिक कितनी हो सकती है? जीरो। तो मैक्सिमम पोटेंशियल टोटल के बराबर। तो जो एक दिमाग में चीज रखनी है वो ये कि भाई पोटेंशियल कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकती, काइनेटिक टोटल से ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि समझो K होगा E-U, और पोटेंशियल एनर्जी अपनी निगेटिव हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती है, काइनेटिक निगेटिव नहीं हो सकती। तो उस वजह से टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल से ज्यादा हो सकती है। अब बच्चों इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। बच्चों ये ग्राफ है अपने पास f और x का, ये 3 पॉइंट्स हैं x1, x2, x3। 3 पॉइंट्स हैं बच्चों x1, x2, x3। ठीक है, कर लिया बच्चों? ओके, अब बच्चों इसमें लिख लो डिस्कस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x1, x2, x3। डिस्कस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x1, x2, x3।
जैसे स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है या इक्विलिब्रियम ही नहीं है, उस तरह से तुम्हें बताना है कि भाई एक बार थोड़ा सा सोच लो, हाँ वो फोर्स है, यू नहीं है बच्चों, वो फोर्स ही है, यू नहीं है, ठीक है ना, यू एक्स नहीं है, ये एफ एक्स ग्राफ मैंने दिया, उस बेसिस पे तुम्हें बताना है कि भाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसी होगी, स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, न्यूट्रल होगी या होगी ही नहीं, x1 x2 x3 पे। एक बार थोड़ा सा सोचो करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बोलो सत्यम। ठीक है, बताओ क्या किया तुमने। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चों देखो, सबसे पहली मिस्टेक इसमें क्या होती है वो समझो। पहली मिस्टेक ये होती है कि हमारे दिमाग में अधिकतर यूएक्स ग्राफ सेट होता है, तो कई बार या तो हम क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते ही नहीं या देखते ही नहीं। तो मान लो तुमसे पूछा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ, तो तुम्हें लगेगा कि भाई मैक्सिमा अनस्टेबल होता है, तुम सीधा x2 टिक कर दोगे, क्योंकि अधिकतर यूएक्स ग्राफ का डेटा हमारे दिमाग में सेट होता है। लेकिन ये यूएक्स ग्राफ नहीं है, ये एफ एक्स ग्राफ, इसमें हमें इक्विलिब्रियम जज करनी है। तो पहली चीज तो भाई फोर्स जीरो होना चाहिए। इस पॉइंट पे तुम देखो फोर्स जीरो ही नहीं है, मान लो जैसे ये जीरो है तो 5 10 15 कुछ रहा होगा, तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इस पे नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो उसका टाइप डिस्कस करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फोर्स जीरो होना चाहिए। एक कहानी होगी। अब इस पे देखो फोर्स जीरो है, इस पे देखो फोर्स जीरो है, तो इस पे हम चेक करेंगे कि भाई किस तरह का है। तो उसके लिए बच्चों मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है तो वो होगी अनस्टेबल, और अपोजिट फोर्स है तो होगी स्टेबल। जैसे मान लो बच्चों ये पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉजिटिव में किया है, और फोर्स देखोगे ऊपर यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स। अगर मैं इधर डिस्प्लेस करता हूं तो आप देखो फोर्स भी निगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव में फोर्स, निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव में फोर्स, तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो होगा वो अपना होगा अनस्टेबल। ये क्लियर है। सेम कहानी यहां है, मैं थोड़ा पॉजिटिव में डिस्प्लेस करता हूं, फोर्स निगेटिव में आ गई, और अगर मैं निगेटिव में डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स पॉजिटिव में आ गई, तो फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अपनी होगी स्टेबल। बताओ बच्चों, अभी चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये चले आगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए बच्चों? ठीक है, ठीक है, कर लो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसे बस देख के आंसर दो, उसे लिखने की जरूरत नहीं है अभी, केवल बस इसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, हटा दो इसे। अब बच्चों ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बस ऐसे ही देख के आंसर बताओ किस पे किस तरह की इक्विलिब्रियम होगी। सही है बच्चों, x2 पे देखोगे तो फोर्स जीरो नहीं है, तो इस पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इस पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। इस पे बच्चों अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव में जाता हूं तो फोर्स भी पॉजिटिव आ गया,
थोड़ा नेगेटिव में जाता हूँ तो फोर्स भी नेगेटिव आ गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में, सही किया ना मैंने, नहीं गलत लिख दिया, लिख गलत दिया, माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, तो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये अगर मैं पॉजिटिव में जाता हूँ तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव में जाता हूँ ये नेगेटिव, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। समझ गए ना बच्चों? उसी वजह से मैंने वो लाइन लिखवाई थी कि भाई ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है ना बच्चों? ओके। अब बच्चों एक्चुअल में ऐसा कब होता है वो समझना। जैसे ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे है, बताओ 40 है क्या? तुम इसको थोड़ा सा इधर खिसकाओ, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स है तो वापस उधर खींच लाएगी। इधर फोर्स इधर खिसकाओ तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी कैसी इक्विलिब्रियम, स्टेबल। समझ गए बच्चों? और बच्चों अगर समझोगे तो ये अपनी किस तरह की इक्विलिब्रियम हो गई है, ये वाली। वरना बच्चों देखना ये एक फिक्स चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना? ये मान लो बच्चों, देखना ये फिक्स चार्ज पार्टिकल, यहां माइनस क्यू बीच में है। थोड़ा बहुत बच्चों आइडिया है इस पे, ये कहां फोर्स लगाएगा, ये कौन से दोनों बराबर, नेट जीरो। नेट जीरो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मान लो मैं थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करता हूं, अब ये कहां फोर्स लगाएगा, इधर, लेकिन ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा तो वो उधर ही चला जाएगा। इधर खिसकाओ, उधर तो ये कैसी होगी, अनस्टेबल। ये कैसी है, स्टेबल। समझ के बच्चों? तो रियल सिचुएशंस कुछ इस तरह की होती है। चले बच्चों आगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखें, इसे बच्चों लिख लो, u आपको दिया है 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल है तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल है तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी। सही है, क्या किया है बोलो? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, E इक्वल टू के प्लस यू, ये अपने पास 36, के निकालना है। अब अगर हमें के मैक्सिमम चाहिए, के मैक्सिमम चाहिए तो यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब यू मिनिमम बच्चों इस ग्राफ को, मतलब इस फंक्शन को देखो, तो इस फंक्शन को देख के बच्चों हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बच्चों इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कि अगर हम 2 लेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 2 होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 20 होगी, तो ये अपने आप में मैक्सिमम मिल जाएगी। तो बच्चों एक बार चेक करो, थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने कर दिया है, समझ गए ना बच्चों? कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों वापस समझो, एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कोई दिक्कत? ये क्या था, आसानी से लिखा हुआ था तो हमने डायरेक्ट कर दिया। यही मान लो बच्चों, जस्ट देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 24, बताओ इसमें और उसमें कोई फर्क दिख रहा है? वही है। आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 20 ऐड करोगे यही आ गया। अब मान लो फंक्शन इस तरह से दिया हो तो तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, पर तुम्हें पता है मैक्सिमम मिनिमम, तो इस केस में तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, उससे तुम कर पाओगे। समझ पाए बच्चों? अब डिफरेंशिएट करके तुम 0 कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन से तुम्हें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन du by dx इनडायरेक्टली तुम्हें फोर्स दे देता है, इनडायरेक्टली क्या देता है, फोर्स। तो तुम फोर्स को 0 करके सॉल्व करते, फोर्स को 0 करना मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे अपनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। वो मैंने पहले भी बता रखा है,
SHM से थोड़ा सा रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों ये, जैसे ये आसान फंक्शन है तो हमने डायरेक्ट कर लिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी होगा तो हम डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू निकाल सकते हैं। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसी में बच्चों अगर मैं पूछता हूँ, जस्ट लिखवा नहीं रहा हूँ, ऐसे देख के बताओ, मास मान लो 2 kg, मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की बताओ, कैसे करोगे? kmax इक्वल टू हाफ mv², तो हाफ 2v², v कितना आ जाएगा 4। तो अगर हमसे मैक्सिमम स्पीड पूछी जाती है तो भी हम निकाल सकते हैं। अभी बच्चों क्लियर है ये? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसे लिख लो, F बच्चों ये दिया है, एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 8, 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 8। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकालना है, सिंपल सा है, एक बार कर लो। एक सेकेंड में लिख लेता हूँ। हाँ बताओ, 2x² प्लस 8, ठीक है, और कोई कर लो, ठीक है। देखते हैं बच्चों, बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है इसमें, माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखना, F होता है माइनस का du/dx, 4x माइनस 8, वहाँ भेज देता हूँ, तो du इक्वल टू माइनस का 4x प्लस 8 dx। अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो u इक्वल टू माइनस का 4x² प्लस 8x प्लस c, ठीक है। तो अब c देखोगे तो x0 पे u कितना है? 8, तो c कितना हो जाएगा? 8। बच्चों डायरेक्ट कर दिया है c, समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा या एक c बढ़ा के फिर लिख देता हूँ। बच्चों यहां तक क्लियर है, ठीक है ना? अब एट x इक्वल टू 0, u अपने पास 8, तो c कितना हो जाएगा? 8। तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास आ गया माइनस का 2x² प्लस 4x प्लस 8। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई डाउट हो, कहीं मिस्टेक? अच्छा ये 8x, ठीक है। हाँ बच्चों चेक करो अगर कहीं दिक्कत हो, ठीक है। अब बच्चों समझो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो कई बार तो ऐसे रहते हैं और कई बार ग्राफ रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें ये फंक्शन दे दिया, अब तुमसे बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ होगा। तो बच्चों ये बताओ ये किस तरह का कर्वेचर है? पहला बोला वो भी डाउनवर्ड, तो जिसमें कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होगी वो अपना आंसर होगा। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें ये रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 कर दी है और यहाँ मान लो केवल 4x, तो वो माइनस का 2x², यानी कि लगभग ये आ जाए। तो इसमें माइनस इंपॉर्टेंट है, उसी पर्पज से क्वेश्चन दिया है, क्योंकि जो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ग्राफ रहेगा, तो अगर आप वो माइनस मिस कर दोगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी पर्पज से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, समझ गए ना बच्चों? तो जनरली इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे गए, तो ग्राफ के क्वेश्चंस बच्चों मैंने बताया वो हम कर्वेचर देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें आप देखो बच्चों, u मान लो तुम्हें इस तरह से दिया है x³ y² z, तुम्हें फोर्स निकालना है 1 - 2 1 पे, कर लो एक बार। u तुम्हें दिया है x³ y² z, तुम्हें फोर्स निकालना है 1 - 2 1 पे।
कर लिया होगा बच्चों। क्या रहा आदित्य बताओ, बोलो। देखो आई जे में आएगा, प्लस 4j माइनस 4 माइनस 4k और ये देखते हैं बच्चों, और यही आ रहा है क्या? चलो आओ देखते हैं बच्चों। याद करो मैंने लास्ट टर्म पे बताया था, इस केस में फोर्स क्या हो जाता है, du बाई डी एक्स आई डी बाई डी वाई जे डी बाई डी जेड के। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब समझो बच्चों, इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इनको तो कांस्टेंट मानोगे, इसका हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x क्यूब 2y जेड जे। अब z के रिस्पेक्ट में तो x क्यूब वाई स्क्वायर की। चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज तो माइनस मैंने अलग रख लिया, 1 माइनस 2 1 तो 1 4 1 तो 12y, 1 माइनस 4 तो माइनस 4 ही बचेगा तो माइनस 4j, 1 4 1 मतलब 4 ही बचेगा 4k, माइनस अंदर भेज दोगे तो वो ठीक था। सही है आपका? चेक करो बच्चों कहीं कोई इसमें दिक्कत लग रही हो तो बताओ। ठीक है बच्चों, ओके। अब बच्चों इसी में कई बार क्या दे दिया जाता है, समझना ये चीज क्लियर है? ठीक है बच्चों ये चीज है, तुमसे बोल दिया पार्टिकल का मास 2 kg है, पार्टिकल का मास 2 kg है, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन बताओ, तो 2 से डिवाइड कर दो। समझ गया ना? पार्टिकल का मास 2 kg है, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन बताओ, तो फोर्स तो निकल ही आया है, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी में बच्चों फिर समझो, ये चीज क्लियर है? इसी में सेकंड पार्ट फिर लिख लो आप। बच्चों बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स in displacing particle from 1 minus 2 1 2 2 1 2. Find work done by conservative force in displacing particle from 1 minus 2 1 2 2 1 2. सोचो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों अगर सही तरीके से करोगे तो बहुत आसान और बहुत छोटा सा क्वेश्चन। क्या किया मुझे ये बताओ। ठीक है आप तुम बोलो। और वो u दिया हुआ है तो u इनिशियल माइनस u फाइनल से कर लेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ओके तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? -12। तुम दोनों का देखो सही आंसर या सही तरीका ये रहेगा, आप लोगों में मिस्टेक क्या है वो समझो। इस पर्टिकुलर पॉइंट के फोर्स की वैल्यू ये है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के फोर्स की वैल्यू ये है, तो वो कोई कांस्टेंट फोर्स थोड़ी मान सकते, एक्चुअल फोर्स तो ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत भारी काम है, तो बेटर अप्रोच ये है बच्चों, मैंने बता रखा है W कंजर्वेटिव U इनिशियल माइनस U फाइनल। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना चाहो तो बच्चों एक सिंपल सी चीज मैंने बार बार बताई है कि तुम्हारे पास 2000 एनर्जी है, तुमने कुछ काम किया 1500 रह गई, तो कितना काम किया 2000 माइनस 1500, तो जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही काम करोगे, उससे याद रख सकते। अब
इनिशियल बच्चों ये है, तो ये उसमें रखो 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब और ये 1। मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की ना? अच्छा स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस, अब इसे रखते हैं 2 का क्यूब 1 का स्क्वायर और ये 2, चेक करते रहना अगर कहीं मिस्टेक करो। तो ये अपने पास आ गया 4 माइनस ये अपने पास आया 8, तो -4 होना चाहिए। कोई मिस्टेक? अच्छा हाँ, यहाँ भी 2 है, तो 16 और 4 -12। अब चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों याद रहे, जनरली ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो एक बार या तो अप्रोच समझ में नहीं आती है, या अधिकतर बच्चे करते भी हैं तो क्या करते हैं, पहले इसको फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकाल के फिर F.ds से वर्क डन करेंगे, जो कि गलत होगा। जबकि सिंपल सी अप्रोच ये कि भाई एनर्जी से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए ना बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, इसे फिर मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, हटा रहा हूँ फिर इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, मास ऑफ पार्टिकल तुम्हें दिया है 2 किलो, मास ऑफ पार्टिकल बच्चों 2 किलो, स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 पे कितनी है 2, पोटेंशियल एनर्जी है और ये x है। ठीक है, अब फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड कोऑर्डिनेट अबाउट विच पार्टिकल ऑसिलेट। तो तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक बतानी है, मैक्सिमम पोटेंशियल बतानी है और कोऑर्डिनेट बताने हैं जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। x इक्वल टू, देखो ये पूरी अपनी x एक्सिस है, तो ये है अपना x इक्वल टू 2, ये पॉइंट है अपना x इक्वल टू 2, ये वाला, समझ गए ना? काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो 9 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स 4 है। ठीक है, सही है, सही है आंसर, बाकी फिर वो हो जाएगा, मैं बताता हूँ। बच्चों समझो, आपको दिया है इस 2 कोऑर्डिनेट पे स्पीड 2 है, तो बच्चों अब देखना, इस ग्राफ को देख के बच्चों बताओ इस 2 कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इस 2 कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0, क्योंकि बच्चों सामने देखो 0 है। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं के ई एट x इक्वल टू 2, तो
k हो जाएगा हाफ टू का स्क्वायर यानी कि 4 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 कितनी है 0। तो टोटल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 0। तो E अपने पास हो जाएगी 0 प्लस 4 यानी कि 4। तो बच्चों अब समझो x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, काइनेटिक एनर्जी है 4, तो टोटल एनर्जी अपने पास आ गई 0 प्लस 4 यानी कि 4। ये क्लियर है। अब यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? टोटल एनर्जी अपनी कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी अपनी कंजर्व रहती है। तो अब जब पोटेंशियल मिनिमम होगी तब काइनेटिक मैक्सिमम होगी। ग्राफ को देख के बताओ कम से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -5। तो अगर मुझे k इक्वल टू, या देखो E इक्वल टू यू प्लस के, तो k इक्वल टू E माइनस यू, तो ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये मिनिमम होना चाहिए, और ये तो फिक्स है 4 और ये है -5, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 9। एक बार चेक करो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो कुछ? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास कितनी आ गई? मिनिमम मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 9। बच्चों देख लो कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। अब बच्चों हमें निकालनी है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए बच्चों मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती। तो टोटल एनर्जी अपने पास कितनी है? 4। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखो वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो याद है ना? ठीक है, अब दो चीज अपनी आ गई। अब तीसरी चीज बच्चों हमें ये चाहिए कि ये किसके बीच में ऑसिलेट करेगा। तो बच्चों देखो 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 4, 4 पे पोटेंशियल एनर्जी 4, अगर मान लो वो इसको क्रॉस करके इधर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो 5 हो गई, जो कि संभव नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब अगर वो ऑसिलेट करेगा तो इन दोनों के बीच में ही ऑसिलेट कर सकता है। 4 को क्रॉस मतलब इधर 1 को क्रॉस नहीं कर सकता, उधर 4 को। तो ऑसिलेशन ऑसिलेट बिटवीन 1 एंड 4, ठीक है ना? समझ गए बच्चों? चेक करो कहीं दिक्कत हो तो बच्चों किसी भी हालत में वो 4 को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो 1 और 4 के बीच में ही झूलता रहेगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? देखो कहीं कोई दिक्कत हो इसमें? ठीक है, अब बच्चों एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, इसमें कहीं कोई डाउट? इसी में बच्चों अगर तुमसे पूछा जाता है कि भाई पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड बताओ ड्यूरिंग मोशन, क्या हो सकती है? तो 9 इक्वल टू हाफ 2v² मतलब 3। समझ गए ना बच्चों? तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अभी कोई डाउट? ठीक है, अब बच्चों जैसे आप देखो अपने मॉड्यूल में एक बार देखना बच्चों, मॉड्यूल में जैसे बच्चों देखो आप, अगर हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखें तो वो बच्चों समझना सेकंड इसमें देखोगे तो 9th 18th बच्चों, ये 18th अभी ट्राई कर लेना। ए इसमें बच्चों देखोगे तो 4th 12th बच्चों अभी कर लेना, ठीक है? तो 18th और 12th ये दो बच्चों अभी कर लो, बाकी दो एज ए होमवर्क रख लेना। ठीक है ना बच्चों? ये दोनों जो सर्कल में वो अभी अटेम्प्ट कर लो, ये दोनों एज ए होमवर्क रख लेना, ठीक है? कर लो फटाफट।
बच्चों सबसे पहले इसमें मुझे डी ऑप्शन के बारे में बताओ। डी ऑप्शन, x इक्वल टू -5 एंड 10 आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। 10 कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। 10 जिस हिसाब से दिख रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट जैसा भी नहीं लग रहा है, तो एक तरीके से कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। तो -5 तो चलो स्टेबल है, बट 10 तो कोई सी भी इक्विलिब्रियम नहीं दिख रही है, तो वो अपने पास गलत है। अब ए ऑप्शन देखो बच्चों, पार्टिकल को अगर हम ओरिजिन से छोड़ते हैं तो वो नेगेटिव में जाएगा, सही है गलत है? ओके, सही है, ठीक है। गौरव तुम बताओ क्यों सही लग रहा है तुम्हें? सही है बच्चों। देखो ओरिजिन पे देखोगे तो यहाँ देखो स्लोप पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था f इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, तो पार्टिकल नेगेटिव में भागेगा। तो पहली चीज सही है। तो बच्चों ए सही है, डी गलत है। अब बच्चे बी और सी। तो अब बी किसी से सॉल्व हुआ हो वो बताएं। तुम्हारी 5 की जगह 6, तुमने क्या किया बताओ मुझे? सबसे पहले तो वहाँ पे दिया हुआ है ना, टोटल एनर्जी निकाल ली, फिर उसके बाद उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। ओके, टोटल एनर्जी कैसे निकाली? टोटल एनर्जी नहीं आ रही, ये वाला ऑप्शन गलत आता। ओके, अब बताओ बी ऑप्शन जिससे हुआ हो। बच्चों बताओ ए और डी ऑप्शन में तो कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब बी ऑप्शन जिससे हुआ वो बताएं। हाँ हाँ सही है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी ये सोचो। वहां तक आपने सही सोचा है। अब स्पीड मैक्सिमम चाहिए। फर्स्ट बच्चों ए और डी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आसान सा है बच्चों, ध्यान से सोचो, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो बच्चों अब देखना, यहां से थोड़ा सा आगे से छोड़ा है, तो बच्चों इसी वजह से मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। अगर तुम्हें स्पीड मैक्सिमम चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? तो पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो पोटेंशियल मिनिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों पहले पोटेंशियल क्या थी? 10, और जस्ट छोड़ा है तो E इक्वल टू 10 प्लस 0, 10 हो गया। टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। यहां पे भी टोटल कितनी होगी? 10। तो E तो 10 है, पोटेंशियल कितनी है? -15, तो काइनेटिक एनर्जी 25। बच्चों समझो, यहाँ टोटल एनर्जी 10 है तो यहाँ भी 10 होगी। यहाँ पोटेंशियल माइनस मतलब 15 से कम, तो वो समझ गए ना बच्चों? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी अपने पास 25 आ गई, मास शायद इन्होंने दिया है 2 kg, ठीक है। तो 25 इक्वल टू हाफ टू v स्क्वायर। v कितना आ गया? 5। तो हमें स्पीड 5 दी है, ठीक है। और बच्चों को ऑसिलेटरी मोशन इसके बीच में ऐसे करता रहेगा, इसके बीच में ऐसे करता रहेगा, समझ गए बच्चों? इसमें अभी कोई दिक्कत? तो बच्चों ये चीज समझो, समझाने के लिए मैंने ऐसे बोला है कि पार्टिकल यूं गया है, तो ये कोई पहाड़ी थोड़ी है, वो तो एनर्जी का डायग्राम है। वो तो फंक्शन कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रहा होगा, x³ - 2x² कुछ इस तरह से, उसका ग्राफ ये होगा। पर समझाने के लिए इस तरह से मान सकते हो, उससे कर लेते हैं। उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे एक्चुअल में जा रहा, वो बस समझाने के लिए होता है। जैसे मान लो स्प्रिंग वाला हमने देखा था, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, उसकी एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो ये थोड़ी कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वो तो एनर्जी का डायग्राम ऐसे बनाते हैं और समझाने के लिए ऐसे बोल दिया। ये चीज समझ गए ना बच्चों? ठीक है, अब ये चीज अपनी हो गई। अब एक और जो इसमें बच रहा है उसे सोचो। इफ बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर है ना, सी वाला भी, ठीक है ना? तो सी अपना सही आया या बी सही आया। अब सी वाला देखना, इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू -10 और उसकी वेलोसिटी ये है, तो ये -10 और उसकी वेलोसिटी 6i है, सॉरी √6i है।
देन क्रॉसेस x इक्वल टू 10, क्या लगता है करेगा कि नहीं करेगा? x 10 पे क्या इस वो है, x इक्वल टू 10 पे 20। हाँ अब बताओ क्या सोच रहे हो तुम लोग? एक एक करके, सत्यम तुम बताओ तुम क्या कर, ठीक है आ जाएगा, ठीक है तुमने, ठीक है देखो सही है समझो बच्चों। यहाँ अगर मैं काइनेटिक निकालता हूँ तो हाफ मास टू रूट 6 का स्क्वायर तो 6 है, तो बच्चों काइनेटिक 6 ये 15 तो 6 पर 15 21, अपने पास टोटल एनर्जी 21 हो गई। तो ये 21 से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी नहीं रख सकता, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब अगर उसे यहाँ पे पहुँचना है तो उसके पास 20 पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, अपने पास 6 और ये 15 मिला के टोटल एनर्जी हो गई 21, हमें तो 20 ही चाहिए तो हो सकता है। अगर बच्चों बताओ ये 22 होता तो पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पोटेंशियल 22 हो जाएगी और अपने पास 21 ही, तो पोटेंशियल उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, तो वो नहीं पहुंच पाता। 21 होता तो जस्ट पहुंच जाता, तो इस केस में तो खैर पहुंच जाएगा। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? सारे पार्ट्स क्लियर है इसके? ओके। अब बच्चों एक 12th नंबर और देख लो आप उसमें, 4A में 12th, ठीक है ना ये बच्चों? इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा हो तो पूछ सकते हो आराम से। बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक? नहीं उसमें तो टाइम लगेगा काफ़ी, हाँ टाइम काफ़ी लगेगा, ये सब्जेक्टिव है ना, तो देखो खैर ओके कर लो बच्चों। U इक्वल टू बच्चों A अपॉन R पावर 10 माइनस B अपॉन R पावर 5, ठीक है कर लो। बड़ा टाइम लग रहा है इसे, सिंपल सा ही है तो। बोलो बच्चों क्या होना चाहिए? चलो देख लेते हैं। और कोई? तुमने क्या किया आदित्य? 2 बार क्यों किया? नहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होनी चाहिए, मिनिमम भी नहीं होनी चाहिए। देखो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पूछा है, तो इक्विलिब्रियम हम किसे बोलते हैं जहां फोर्स जीरो, फोर्स जीरो यानी कि माइनस का डी यू बाई डी एक्स जीरो, या माइनस उधर भेज दो तो डी यू बाई डी एक्स जीरो, तो सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा मैच नहीं कर रहा, चलो मैच कराते हैं फिर। देखो बच्चों इससे डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी आर,
माइनस का 10a r की पावर 11 प्लस, बच्चों मैं थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। चेक करो बच्चों, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं, -10 -11 नीचे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक बार चेक करो, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम कर देंगे 0, उसको वहां ले जाते हैं, तो 5b r की पावर 6 10a r की पावर 11। अब बच्चों मुझे शायद r पूछा है ना, तो उसको यहाँ इसको यहाँ भेजता हूँ, तो r की पावर 11 r की पावर 6 2a/b, ये बचा पावर 5, तो r की पावर 5 2a/b, तो r हो जाएगा इसकी पावर 1/5, तो इसकी पावर 1/5 मतलब सी ऑप्शन। एक बार बच्चों इसे चेक करो, इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। अब ये क्वेश्चन बच्चों पता नहीं कम से कम 5 6 7 बार तो पूछ चुके होंगे, थोड़ा बहुत डेटा बदल बदल के, जैसे एक बार 12 कर दिया, एक बार 6 कर दिया, एक तो आपको दिख ही रहा है, एक बार 12 कर दिया, एक बार 6 कर दिया, एक बार 2 कर दिया, एक बार 1 कर दिया, थोड़ी बहुत कुछ लैंग्वेज बदल दी। जैसे मान लो बच्चों यही क्वेश्चन है, पहले मुझे बताओ आर में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बच्चों इसमें फिर ये पूछते हैं कि राइट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, राइट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो जो इक्विलिब्रियम है उसी पे ही मिनिमम होगा। तो जो ये तुमने पॉइंट निकाला है r की पावर 5, ये तो याद रहे बच्चों, इसको डायरेक्ट रखने में फायदा है, अंडर रूट रख के करने में लेंदी पड़ेगा। जैसे यहाँ सीधा 2a/b रख दो और यहाँ 2a/b का स्क्वायर, तो एक आध बार तो ये डिस्टेंस पूछिए और एक आध बार क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम पे एनर्जी पूछिए, तो इस डिस्टेंस को निकाल के हम उसमें रख देंगे, वो निकल आएगा। तो कम से कम 5-6 बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके पूछा गया। अभी बच्चों बताओ कोई दिक्कत हो? अब बच्चों समझो जो वर्क पावर एनर्जी टॉपिक है वो अपना ओवर होता है, उसमें बच्चों में और कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। तो अब आप ये कर सकते हो, इसमें बच्चों आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे आप ये कर लें फर्स्ट सेकंड 4a और 4b। 4b में बच्चों एक 7th नंबर क्वेश्चन बहुत लेंदी है, उसमें ग्राफ वगैरह बना के फिर वो बड़ी मुश्किल से सॉल्व होता है, तो उसको फिलहाल छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी क्वेश्चन है। जब आप प्रॉपर तरीके से ग्राफ वगैरह सीखते मतलब बहुत लेंदी पड़ता है, तो अभी उसे छोड़ देते हैं। 4b में 7th वाला छोड़ के बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बच्चों वैसे तो हमने क्लास में साथ साथ लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और होमवर्क भी डिस्कस कर लिया, पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बीच में एक दो रह गए हों, तो वो आप सारे अटेम्प्ट करके हम ये नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सेंटर ऑफ मास, ठीक ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूँ, समझ गए ना? तो बच्चों इनमें जो भी एक आध दो क्वेश्चन कुछ भी रह गए हो वो आप कर लेना, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें, ये चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में जैसे बच्चों हम एक तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन पढ़ेंगे डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे पार्टिकल सिस्टम है, फिर मान लो कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कैविटी है। फिर बच्चों सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, कॉलिजन में हेड ऑन और ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम, ये सारी चीज़ें बच्चों हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसके बारे में जो भी कुछ थोड़ा बहुत पता हो आप लोग बताएं क्या होता है, किसी को कुछ? सही है बच्चों, ऐसा पॉइंट जहां हम बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? नहीं, कुछ रीजन अगर और पता हो तो। सही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ये पेन जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, जैसे ये पेन जा रहा है तो इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स का मोशन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है,
तो एक सिंगल पार्टिकल हम कोई भी पकड़ लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक हम बोल सकते हैं उसके लिए। और उसके अलावा हाँ सही है, बैलेंस के लिए। तो जैसे एक बोला मोशन, दूसरा बोला बैलेंस, और बोलो। तो बच्चों समझो, देखो जैसे मान लो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, आप एक पार्टिकल को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे फेंक दिया, अब बाकी पार्टिकल्स देखोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मोशन कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी टिप को पकड़ता हूँ और मान लो मैंने ऐसे घुमा के फेंक दिया, तो उसकी टिप का मोशन देखोगे तो इस तरह का अजीब सा मोशन होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट बोर्ड में निकाल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा है जो सीधा गया सीधा आया। तो इस पेन के मोशन में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास सीधा गया सीधा आया, उसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये केवल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसके मोशन के रिस्पेक्ट में फिर इनकी पोजीशन निकाल पाना आसान, आप किसी भी टाइम किसी की पोजीशन निकाल सकते। दूसरा, मान लो बच्चों ऐसे की जगह अगर मान लो मैं ऐसे फेंक के देता हूँ तो फिर ये और कॉम्प्लेक्स मोशन करेगा, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास केवल ट्रांसलेटरी मोशन इस तरह से करेगा। तो हम उसके मोशन को एनालाइज कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट पे बाकियों का निकाल के कर सकते हैं। तो पहली चीज तो इस तरह से हमें मोशन एनालाइज कर पाना काफी आसान पड़ता है, एक काम इसका ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे इन्होंने बोला बैलेंसिंग, वो भी सही है। जैसे बच्चों मान लो लेट से अगर मैं इस टैबलेट को पकड़ता हूँ, तो अगर मान लो मैं ऐसे यहाँ पे रख के छोड़ूंगा तो वो गिर जाएगी, यहाँ रख के छोड़ूंगा तो भी गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं प्रॉपर तरीके से बैलेंस करता हूँ, बीच में अगर कोई पॉइंट लेके ढंग से बैलेंस करूंगा तो शायद ये टिक सकती है। तो वो जो एक पॉइंट रहता है वहां पे अगर जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल उस पॉइंट पे अगर हम रख के करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, हम बोट वगैरह में बैठते हैं तो अगर सभी लोग एक साथ बैठ जाएं तो बोट वाला बोलता है कि नहीं कुछ इधर एडजस्ट हो जाओ, तो उस तरह से हम बैलेंस कर लेते हैं। अब वो तो छोटी सी बोट है, उसमें मान लो बंदे ने अगर फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो वो एक्सपीरियंस बेसिस पे बैलेंस कर लेता है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनमें 4, 6, 8, 10 लोगों को इधर उधर थोड़ी भेजा जाएगा। उनकी डिजाइनिंग ही ऐसी की जाती है कि सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से हो कि भाई दिक्कत ना आए। तो जनरली इधर कहीं सेंटर ऑफ मास रखने का ट्राई किया जाता है। ऐसी बच्चों जो कार रहती है उसको भी डिजाइन करना है, तो कार की डिजाइनिंग में ट्राई ये किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाए, सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ आ जाए। तो उस तरह से उसका इंजन बॉडी उस तरह से मैनेज करते हैं कि सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ आ जाता है। तो उससे उसकी बैलेंसिंग अच्छी हो जाती है, टर्निंग वर्निंग वगैरह में पलटने वलटने के चांसेस कम रहते हैं। तो उस तरह से बैलेंसिंग में यूज करते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर हम देखें तो जैसे हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, उसमें यूज कर लेते हैं। उसके अलावा भी बच्चों जैसे हम रोटेशनल मोशन वगैरह में देखेंगे तो वहां भी उसको कई जगह यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कई सारी यूज हैं, 2-3 अभी हमने डिस्कस किए, एक मोशन को एनालाइज करना, फिर बैलेंसिंग करना और फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखना, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मानते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे सारा मास। जैसे एक यूनिफॉर्म रॉड है, बच्चों बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो ऐसा थोड़ी कि भाई उसका 10 किलो मास पूरा का पूरा यही है, बस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिससे कि हम बाकी चीजें कर सकें जो मैंने अभी बताया, बैलेंसिंग ये सब चीजें। बच्चों जैसे एक रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास, रिंग मतलब चूड़ी टाइप मान लो, अब यहाँ सेंटर ऑफ मास है, जबकि बताओ बीच में कुछ होता है क्या? तो वहां कुछ है नहीं, फिर भी हम सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट जहां हम उसका सारा मास कंसंट्रेट मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं? इन रीजन के चलते, वो होता है सेंटर ऑफ मास। अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो किसी लाइन या प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे ये, इसको देखोगे तो इसके इधर और उधर एक जैसा दिख रहा है,
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे। मान लो बच्चों ये आधी चुड़ी है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रही है, वाई एक्सिस। एक्स के देखो इधर ये है, नीचे कुछ नहीं, तो एक्स के अबाउट नहीं, वाई के जैसा इधर है वैसा इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाए। तो होता ये है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन या प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन या प्लेन पे आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके अलावा बच्चों समझो, देखो यहां पे कोई मास है क्या, यहां पे कोई मास है, यहां पे थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे कोई मास हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के काम में आ जाता है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे कोई मास हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, वहां है। अब बच्चों बताओ ये बॉडी के अंदर है या बाहर, ये और ये, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? अब इसके अलावा बच्चों देखोगे, जैसे एक हमने छोटा सा पार्टिकल ले लिया, एक हैवी पार्टिकल, या उससे पहले ये समझो, मान लो ये 2 किलो, 2 किलो, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। लेकिन अगर मैंने इसे 20 किलो ले लिया तो बच्चों भारी वाले की तरफ कहीं शिफ्ट हो जाए, तो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में भारी वाले के पास में होता है, भारी वाले के पास में होता है। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों हम इससे रिलेटेड चीजें जैसे समझना, बस जैसे ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, डिस्क है बीच में, मान लो स्फीयर है बीच में, सिलेंडर है बीच में, क्यूब है बीच में, दो पार्टिकल है, इसमें ये भारी है या हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, भारी वाले के पास। समझ गए बच्चों? ओके, अब मान लो बच्चों जैसे ये सिचुएशन, ये सिमेट्रिक है, सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे, इसमें इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहां, इसमें यहां। अब बच्चों यहां से आप पॉइंट्स बना के लिख लो, सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट supposed to be concentrate to explain its motion, writing potential energy, balancing, और लिखना चाहो तो ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां हम सारा का सारा मास कंसंट्रेट मानते हैं। क्यों कंसंट्रेट मानते हैं? उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं। और भी यूजेस होते हैं, वो टाइम टू टाइम आ जाएंगे। फिर बच्चों अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो कोई भी अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ गया। ये रिंग, डिस्क, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। जैसे बच्चों मान लो ये रिंग हो या डिस्क हो या स्फीयर हो, चाहे होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, सबके केस में अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, सेंटर पे। ये मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है या स्क्वायर प्लेट है, अगर कोई भी सिमेट्रिक ज्योमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, सेंटर पे। ठीक है बच्चों, कर लो।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक चले आगे। अब आगे बच्चों इसमें लिख लो, इफ ए बॉडी इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सम लाइन और प्लेन देन इट्स सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दैट लाइन और प्लेन। जैसे बच्चों ये वाली है, एक सेकेंड, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक थी, तो इस लाइन पे सेंटर ऑफ मास आ गया। ये मान लो बच्चों इस किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आ गया। जैसे बच्चों नेक्स्ट है, एट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मास मे नॉट प्रेजेंट एक्चुअली। तो जैसा मैंने बताया था रिंग के केस में मास नहीं था, रॉड के केस में कुछ थोड़ा बहुत मास होगा। तो ये पॉइंट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मे लाई इनसाइड एज वेल आउटसाइड ऑफ बॉडी, तो वो अंदर भी लाई कर सकता है, बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है, अब बच्चों समझो, जैसे मान लो इस टैबलेट का सेंटर ऑफ मास जस्ट मान लो बीच में, मान लो यहाँ कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब बच्चों मान लो वो ओरिजिन मैंने मान लिया, अगर मैं उसे ओरिजिन मानता हूँ, लेट से कोई कोऑर्डिनेट आता है, और अगर मैं इस कोने को ओरिजिन मान लूँ, तो सेम कोऑर्डिनेट आएगा या अलग अलग? अलग अलग आएगा। अगर मान लो मैं इसे ओरिजिन मानूंगा तो कुछ अलग कोऑर्डिनेट आएगा, इससे ओरिजिन मानूंगा तो कुछ अलग कोऑर्डिनेट आएगा। तो हम ओरिजिन कुछ अलग मान रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब वापस ध्यान से समझो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ है? बीच में। अब मैं ओरिजिन कहीं भी इसे उसे किसी को भी मानता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगा? बीच में। तो अब वापस समझो बच्चों, जैसे रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है? बीच में। तो उसके रिस्पेक्ट में वो बीच में ही होगा। अब तुम ओरिजिन कुछ को किसी भी मानते रहो, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो वहीं रहेगा। रॉड का बीच में, तुम कोई भी ओरिजिन मानो, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो वो वहीं रहेगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो आगे बच्चों इसमें फिर आप लिख लो, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी रिमेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो अगेन बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बस पूछ लिए जाते हैं, बाकी कोई खास मतलब नहीं रहता। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जैसे एचसीवी वगैरह में, अगर आप देखोगे तो उस पर्पज से ये रहते हैं।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो उसका तरीका होता है वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज जैसे मान लो बच्चों क्लोरीन का बताओ एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, तो बच्चों पॉइंट में कैसे आ जाता है, एवरेज लेते हैं। एवरेज में भी एक मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर उसमें कुछ ऐसा करते हैं जैसे दो आइसोटॉप्स रहते हैं, एक का शायद 35 होता है, एक का 37, एक शायद कुछ 25% होता है, एक 75%। तो जिसका जितना वेटेज है उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर निकालते हैं। तो ऐसे ही लगभग हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लो जैसे करीब 7 स्टूडेंट्स है या 8 स्टूडेंट्स है, उनके हिसाब से। तो मान लो मैंने खुद को ओरिजिन माना, तो इनके मास को इनके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, इनके मास को इनके कोऑर्डिनेट से, इनके मास को इनके कोऑर्डिनेट से, और फिर टोटल मास से डिवाइड कर दिया। तो हर एक के वजन को उसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैलकुलेट किया। तो केवल ऐसा नहीं किया कि भाई मास का एवरेज ले लिया, उनकी लोकेशन को भी उसमें काउंटिंग में लिया है। उस तरह से वेटेज एवरेज के थ्रू हम निकाल लेते हैं। अब वो बच्चों समझो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों मान लो ऐसे कई सारे पार्टिकल हैं, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। अब अगर मैं RCM लिखता हूं तो बच्चों m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m1 प्लस m2, उस तरह से बच्चों आ जाए। अब इसी को बच्चों अगर हम तोड़ तोड़ के लिखना चाहें, जैसे r1 x1i x2, मतलब उस तरह से r2 x2i y2j z2k, तो तोड़ तोड़ के लिखोगे तो XCM बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसी बच्चों m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, और ऐसे बच्चों ZCM हो जाएगा। तो बच्चों इतना कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरह से वेटेज एवरेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। कर लो बच्चों, फिर डिस्कस करते हैं। चार कितने, 4 पेज वही नीट वाले बैच में ना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें सबसे पहला पैटर्न जो क्वेश्चन का अपना बनता है वो इसी तरह का होता है, कोऑर्डिनेट बेस्ड। तो कोऑर्डिनेट बेस्ड में बच्चों क्या होता है कि या तो आपको कोऑर्डिनेट डायरेक्टली दे देते हैं कि 5 किलो यहाँ रखा है, 10 किलो यहाँ रखा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया। या किसी किसी में क्या करते हैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं देते, आपको ज्योमेट्री दे दी कि स्क्वायर है, उसकी साइड 4 मीटर है, अब कोऑर्डिनेट आपको खुद से निकालने, फॉर्मूला लगा दो। मान लो ट्राइंगल है, उस पे इस तरह से पार्टिकल्स रखे हैं, आपको खुद से कोऑर्डिनेट निकाल के फॉर्मूला लगाना। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, हर एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स लिखो। या तो उन्होंने दे दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और नहीं दिया है तो हमें खुद से लिखने पड़ेंगे, और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। तो
कर लो। ठीक है, अब बच्चों उस पर फिर आप एग्जाम्पल अटेम्प्ट करो। जैसे बच्चों ये है, ये सिचुएशन आपको दी है, आपको जैसे बच्चों देख के बताओ, इसमें एक्स वाई प्लेन में ट्राइंगल है, जेड सी एम क्या होगा? 0। तो जेड सी एम तो 0 हो गया, वो तो छोड़ दो, एक्स सी एम और वाई सी एम निकालने का ट्राई करो। ठीक है, तो एक बार बच्चों कर लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 6 6 6 की साइड है, 1 2 3 ऐसे रखें, कर लो। कर लो बच्चों, क्या आ रहा है? हो गया? एक सेकेंड, एक्स सी एम क्या आ रहा है? देखो आई जे फॉर्मेट में आएगा। अच्छा हाँ, एक्स आपने बोला है तो ठीक है, कोई सही से मतलब देख लेते हैं। बाई सी एम तो गड़बड़ी लग रहा है, वहाँ पे देखते हैं, √3 देखते हैं। और ठीक है बच्चों, फोकस करते हैं, समझो। सबसे पहले तुम क्या करोगे? कोऑर्डिनेट लिखोगे। अगर तुमने सही कोऑर्डिनेट लिख लिया तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो, ये तो ओरिजिन पे है, इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, 0 0। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो मुझे ऐसे 6 जाना पड़ा, तो x6 y में कुछ गया नहीं, 0। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मतलब आधा ही होगा, वो 3 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 मीटर। इक्विलेटरल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो x इधर 3, इधर कुछ चलना पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो पक्का 3 है। अब y लिखोगे तो 6, बच्चों ये एंगल होता है 60 डिग्री, तो 6 sin 60, 6 sin 60। अगर मैं ये हाइट लिखता हूँ, हाइट लिखता हूँ तो 6 sin 60, तो 3√3। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब y कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो हाइट होगी, दैट इज 3√3। बच्चों कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स अगर तुमने सही लिख लिए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वो सॉल्व हो ही जाएगा। अब बच्चों अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला तो चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लगा दो या अलग अलग लगा दो, वो अपने ऊपर है। मान लो बच्चों मैं वेक्टर फॉर्म में लगा रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लगा रहा हूँ, तो RCM पहला मास 1, उसका कोऑर्डिनेट 0i 0j, अलग अलग भी कर सकते हो, वो भी सही है। फिर 6i 0j, इसका मास 2, फिर 3i 3√3j, और इसका मास है 3 अपॉन टोटल मास 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 6 अपॉन टोटल मास 1 + 2 + 3 6। अब देखो ये तो खत्म हो गया, 6 और 6 12i, 12i, ठीक है ना। यहाँ तो ये 0 ही हो गया, यहाँ बचेगा बच्चों 9√3,
जे अपॉन 6। अब डिवाइड मारता हूँ, कुछ मिस्टेक, 3 इंटू 3, रुको बच्चों, रुको आराम से करते हैं, ठीक है। 6 इंटू 2 12 और ये वाला 9, 12 और 9 मिलके कितने हो गए 21। ठीक है, चेक कर देना, ठीक है। अब बच्चों इसको कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखना चाहो तो 21/6, 9√3/6, या और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। अप्रोच चेक करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत हो। और सिंप्लीफिकेशन जैसे 3 से कट जाएगा, यहाँ भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। चेक करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत ना लगे, समझ गए ना। तो अब बच्चों कंक्लूजन समझो, इस पैटर्न का कोई सा भी क्वेश्चन हो 100% ऐसे ही किया जाता है। आपको ध्यान से कोऑर्डिनेट्स बस लिखने हैं, उस बेसिस पे वो सॉल्व हो जाता है। जैसे बच्चों इस पैटर्न के क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझना। तो यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। अब जैसे बच्चों देखना, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस में एक साथ बता रहा हूँ। 4A, इसमें 6th, फर्स्ट में 3, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों अभी एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है ना। ये बच्चों इसी पैटर्न के, इनमें से 9th नंबर एक बार आप ट्राई कर लो। 9th नंबर बच्चों एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो बच्चों ये आज की क्लास में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अभी रख लो, कल की क्लास में जरूरत पड़ जाएगी। ये एक्चुअल में कुछ रिजल्ट्स हैं, वो लिखवाने का टाइम बचाने के लिए मैंने प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया है, तो थोड़ा सा लिखने का अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए उसे प्रिंटेड फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नहीं। क्या किया मुझे ये बताओ। पहले तो ये 1 2 3 वाले ने दिया टोटल मास का 6 होगा और उसका C1 1 2 3 दिया होगा, ठीक है, सेकंड वाले का टोटल मास 5 और -1 3, ठीक है, सही है, फिर फॉर्मूला लगा के तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट वाले का सेम आ सही है। बच्चों देखो, फाइनल सेंटर ऑफ मास मुझे पहले वाले पे चाहिए, तो फाइनल सेंटर ऑफ मास पहले वाले पे, यानी कि I प्लस 2J प्लस 3। अब इधर तो ये 3 का यहाँ पे, तो एक तरीके से 6 किलो मान लो, 6 किलो अपना I प्लस 2J प्लस 3 के। ऐसी उन दोनों को देखो, 3 और 2 तो मिला के 5 हो गए, और 5 को हम कहाँ पे मान सकते हैं,
माइनस आई 3j माइनस 2k, ठीक है। अब प्लस 5 किलो कहीं और रखना है, उसका नहीं पता, तो उसको R3 मान लिए, अपॉन टोटल मास 16। चेक करो बच्चों, देखो उन 3 को मिला के 6 किलो बना, तो 6 किलो यहाँ पे, उन 2 को मिला के 5 किलो बना यहाँ पे, अगला 5 किलो मान लो R3 पे रखना है, और फाइनली मुझे यहाँ चाहिए सबका समीशन 16। अब बच्चों इसको यहाँ भेजता हूँ, तो 16i 32j 48k। अब बच्चों 6 में से एक गया, बचा एक आई, 12 और 15, 12 और 15 अपने हो गए 27, 18 में से 10 गए 8, माइनस 8k और 5 R3, कुछ मिस्टेक, हाँ प्लस, अभी देखो नहीं माइनस 10 और अच्छा हाँ ठीक है सही, ओके। अब आई बच्चों इधर भेजोगे तो 15i, 27 इसमें से गए तो बचे 5j, 8 इसमें से गए तो बचे 40k, 5R3। अब डिवाइड मार दोगे तो R3 बच्चों तुम्हारे पास आ जाएगा 3i 1j 8k, तो 318 के हिसाब से आंसर बच्चों डी आ जाएगा। अब बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत ना रही, समझ पाए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या जो हमने शुरू में बेसिक पढ़ा है, तो एक बार अटेम्प्ट करना। बोलो बच्चों कुछ कह रहे हो? देखो उसमें ये दिया है लास्ट लाइन, देखो कि कंबाइन का सेंटर ऑफ मास पहले की लोकेशन पे आ जाए, तो पहले की लोकेशन अपनी ये है, तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास हो वो यहीं आ जाए, तो फाइनल सेंटर ऑफ मास मैंने ये रख लिया। और बोलो कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो बच्चों इतना कर लेना, बाकी फिर देखते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक।